साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अमरेश ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रीलिम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल बिहार में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है वह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वाले क्षेत्रों में ही देखा जा सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष रूप में बिहार में इसका कोई भी ऐसा स्थल नहीं है। ठीक है, वही ऑप्शन में दे रहा है यहाँ पर चिरांद। तो चिरांद की बात करें तो यह चिरांद आपका सारण जिले में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? सारण छपरा जिले में पड़ता है। और यह बिहार का सबसे प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के उपकरण और पॉलिश किए गए पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नवपाषाणकालीन की बात करें तो पाषाणकालीन में ही जो चेचर है, कहाँ जो चेचर है यह वैशाली में पड़ता है। इसके अलावा देखा जाए तो सेनवार है जो रोहतास में पड़ता है और मनेर पटना में है एवं ताराडी बोधगया में। ये सभी के सभी नवपाषाणकालीन स्थल है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नवपाषाणकालीन की बात करूँ तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चिरांद। ठीक है, और आंसर इसका हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, मगध साम्राज्य का प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन देख लीजिए, पाटलिपुत्रा, वैशाली, ग्रीवराज जिसे राजगृह भी कहा जाता है, और चंपा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मगध जो साम्राज्य है इसकी जो प्राचीन राजधानी या प्रथम राजधानी बोले तो यह आपका राजगृह हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि आपको जो 16 महाजन पद था उन 16 महाजन पदों में जो 3 महाजन पद था वह आपके बिहार में था। ठीक है, कितने? तो 3 महाजन पद बिहार में था। कौन कौन सा? तो अंग हो गया, वज्जी हो गया और मगध हो गया, जो कि आपके बीपीएससी परीक्षा के एग्जाम के दृष्टिकोण से यह काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मगध की बात करें तो मगध महाजनपद का जो आरंभिक स्थल रहा है वह पटना और गया वाला का क्षेत्र रहा है। ठीक है, और मगध की जो प्राचीन राजधानी है वो राजगिरी, इसको बनाने का एक प्रमुख कारण यह था कि यह जो राजगृह थी यह अत्यधिक सुरक्षित माना जाता था, इसलिए क्योंकि राजगृह कई पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। और महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश था, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह आपका 563 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह आपका बोध गया में हुआ था। ठीक है, वही बोध गया की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वह आपका सारनाथ में दिया था और कुशीनगर में जो है इनका महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुई है। ठीक है, यानी इनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये चारों के चारों जो स्थान है वो भगवान बुद्ध से संबंधित है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वही अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुआ था। यह संगीतियाँ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता था। तो आप लोग याद रखिएगा, जो पहली संगीति हुआ था वह हुआ था कहाँ पर? तो राजगृह में हुआ था। ठीक है, राजगृह में हुआ था। और कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस समय जो शासन काल था वह था आपका अजात शत्रु का शासन काल था। इसको आप याद रखिएगा। और जो अध्यक्ष थे वो थे आपका महाकश्यप। ठीक है, और दूसरे बौद्ध संगीति की बात करें तो दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वह आपका वैशाली में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस समय जो शासन काल था वह था काला शोक का शासन काल। ठीक है, किसका था? तो काला शोक का शासन था, आप लोग याद रखिएगा। और दूसरे बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वह थे आपका सबुकामी। ठीक है, कौन थे? तो सबुकामी थे, आप लोग याद रखिएगा। यदि मैं
तीसरे बौद्ध संगीति की बात करूँ तो तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वह आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। कब हुआ था? तो यह 250 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इस समय जो शासनकाल था वह काला शोक का शासन था काल था। किसका था? तो काला शोक का शासन, माफी चाहता हूँ, अशोक का शासनकाल था। ठीक है, अशोक का शासनकाल था। और इस समय जो अध्यक्ष थे वह थे आपका मोगलीपुत्र तीसरा। ठीक है, और लास्ट यानी जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था वह आपका कुंडल वन में हुआ था। और यह जो कुंडल वन है कहाँ पर है? तो कश्मीर में है। ठीक है, और इसका जो समय माना जाता है वह लगभग ईसा के पहली शताब्दी में माना जाता है। और इस समय जिसका शासनकाल था वह थे आपका कनिष्क, और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वसुमित्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये चारों आपका जो बौद्ध संगीतियाँ है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हर परीक्षा में कहीं ना कहीं इससे आपको एक सवाल देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये चार बौद्ध संगीतियाँ याद रखिएगा, और ये सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर और लुम्बिनी भी याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 84,163 वर्ग किलोमीटर, 74,163 वर्ग किलोमीटर, या फिर 54,163 वर्ग किलोमीटर। यदि मैं बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बात करूं तो ये आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भूमि का मात्र 2.8% है। ठीक है, वही 12वां सबसे बड़ा राज्य है, इसको आप याद रखिएगा। अगर मैं बिहार की बात करूं तो ये जो बिहार है आपका, यह इसका जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वह है आपका 383 किलोमीटर। ठीक है, वही अगर पश्चिम से पूरब की ओर बात करूं तो इसका लंबाई है आपका 445 किलोमीटर, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह इम्पोर्टेंट हो सकता है। यदि बात करूं तो बिहार, ये है पूरा का पूरा बिहार, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, और बिहार के पश्चिम में आपका यूपी पड़ जाता है, और बिहार के पूरब में आपका वेस्ट बंगाल है, और बिहार के दक्षिण में आपका झारखंड हो जाता है। ठीक है, और इसके बाउंड्री की अगर बात करें तो बिहार का जो नेपाल के साथ सीमा साझा होता है वह आपका कुल 8 ऐसे ज़िले हैं, माफ़ी चाहता हूँ 7 ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल के साथ एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो याद आप लोग रखिएगा, एक हो गया पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा सुपौल, सातवां अररिया, माफ़ी चाहता हूँ पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये सभी 7 ज़िले हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वही अगर पश्चिम बंगाल की सीमा की बात करें तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ साझा करता है। ठीक है, अपनी बाउंड्री। और झारखंड की बात करें तो झारखंड के जो 8 ज़िले हैं, बिहार के जो 8 ज़िले हैं वो झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। कौन कौन सा? तो एक हो गया रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा बांका और सातवां हो गया भागलपुर। यदि मैं यूपी की बात करूं तो बिहार के जो 8 ज़िले हैं वह यूपी के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? एक हो गया पश्चिमी चंपारण, दूसरा हो गया गोपालगंज, तीसरा हो गया सिवान, चौथा हो गया सारण, और पांचवा हो गया भोजपुर, और छठा हो गया आपका बक्सर, और सातवां हो गया आपका कैमूर जिसे भभुआ बोला जाता है, और 8वां जो ज़िला हो गया वो है आपका रोहतास। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। वही देखा जाए तो टोटल जो ज़िलों की संख्या है वह आपका 22 है, जो किसी न किसी राज्य से अपनी बाउंड्री सीमा साझा करता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन देख लीजिए, सारण, बक्सर, भोजपुर या फिर पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के बक्सर से जो गंगा नदी है वह इंटर करती है। ठीक है, कहाँ से? तो बक्सर के जो एक स्थान है चौसा, ठीक है, यहीं से गंगा नदी बिहार में इंटर करती है।
और यह गंगा नदी बिहार में यहाँ से इंटर करती है और इसके बाद धीरे धीरे भागलपुर होते हुए यह जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यह गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, एक आपका उत्तरी बिहार और दूसरा दक्षिणी बिहार। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। यदि मैं बात करूँ तो गंगा नदी से क्या उत्तर से जो नदियाँ आती है और गंगा नदी में मिलती है, उसके अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो ये आपका हो जाता है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। और दक्षिण की ओर से जो नदियाँ गंगा नदी में मिलती है वह है आपका कर्मनाशा नदी हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा, पुनपुन नदी हो जाएगा, फल्गु नदी हो जाएगा, क्यूल हो जाएगा और अजय है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और यह जो गंगा नदी बिहार से गुजरती है यह 12 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, और लगभग 445 किलोमीटर यात्रा तय करती है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? ऑप्शन देख लीजिए, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या फिर 61वां संविधान संशोधन। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 368 में किया गया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। इसके अलावा 42वें संविधान को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहते हैं। और समाजवादी शब्द के अलावा इसमें पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। 3 शब्द थे जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वह आपका 1976 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात करें 44वें संविधान संशोधन की। तो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था ये आपका 1978 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन उस सूची से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। वही 61वें संविधान संशोधन की बात करें तो 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था वह 1989 में हुआ था। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान करने की आयु थी 21 वर्ष उससे घटाकर यह 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और ये जो संविधान संशोधन है टोटल यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा की बात करें तो बिहार विधानसभा में कुल आपका 243 सीट है। और इस 243 सीटों में से जो 38 सीट है वह आपका एससी यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वही 243 सीटों में से जो 2 सीट है वह आपका एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। ये काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। वही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है विधानसभा और विधान परिषद की। तो विधान परिषद में के जो कुल सीट है वह है आपका 75। ठीक है, वही बिहार में बिहार में जो राज्यसभा की सीट है वह है आपका 16 और लोकसभा के सीटों की संख्या आपका 40 है बिहार में, याद रखिएगा। वही विधानसभा की बात करें तो बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष है वह है आपका माफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर प्रेम कुमार। ठीक है, कौन है? तो डॉक्टर प्रेम कुमार है जो बीजेपी से संबंधित है। इसके अलावा विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद के जो चेयरपर्सन है वह है आपका अवध नारायण सिंह। ठीक है, कौन है? अवध नारायण सिंह। ये भी बीजेपी से ही संबंधित है। आई होप ये सभी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चूँकि यहाँ 1857 का विद्रोह की बात हो रहा है तो 1857 की विद्रोह की जो शुरुआत होती है वह आपका 10 मई 1857 को होती है। कहाँ से होती है? तो मेरठ छावनी से होता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, यह उत्तर मध्य भारत में भी फैल जाता है। और फैलने के बाद जो देखने को मिलता है, ये इसके फैलने का
कई कारण थे, जैसे प्रशासनिक कारण था, सैन्य कारण था, राजनीतिक कारण था और तत्कालीन कारण थे। यदि मैं तत्कालीन कारण की बात करूं तो दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार के द्वारा जो पुराना राइफल था जिसका नाम था बंदूक था और उसका नाम था ब्राउन बेस, उसके स्थान पर जो नया एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था और उस नए एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। और इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी के कारण 1857 का विद्रोह भड़क उठा। और 1857 के विद्रोह की जो नींव की बात करी वो था आपका मंगल पांडे ने रखा था। ठीक है, कौन रखा था? तो मंगल पांडे ने रखा था। वही क्वेश्चन कह रहा है आपका, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर तो आपका कुंवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन सी। हालांकि पीर अली खान ने भी पटना में इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। वही आपका जो नाना साहेब और तात्या टोपे है, इन्होंने कानपुर में इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, और इस समय जो कानपुर में जो दमनकर्ता थे, यानी इस 1857 के विद्रोह को कानपुर में दबाया किसने था? तो वह था आपका कैंपबेल। ठीक है, कौन था? तो कैंपबेल था। इसको आप याद रखिएगा। वही बिहार की बात करें तो बिहार में आपका विंसेंट आयर थे। ठीक है, और मेजर विलियम टेलर, दो ऐसे ब्रिटिश दमनकर्ता थे जिन्होंने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबा दिया था। हालांकि 1857 का ये जो विद्रोह था यह असफल रहा था, यह सफल नहीं रहा था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ठीक है, तो अशोक का जो शिलालेख है वह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अशोक की बात करें तो अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वह आपका 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और अशोक का जो अन्य नाम है जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, वो नाम है आपका देवानाम प्रिय। ठीक है, देवानाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। और अशोक के शासनकाल में ही 261 ईसा पूर्व में, कब? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और कलिंग के युद्ध के बाद जब देखा जाता है कि कई निर्दोष लोग मारे गए हैं उस युद्ध में, उसके बाद अशोक का दिल दहल जाता है और अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो अशोक की बात करें तो अभी तक अशोक के जो कुल 14 बृहद एवं लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो कितने प्राप्त हुए? 14 प्राप्त हुए हैं। और अशोक के जो 7 स्तंभ लेखों में 3 जो स्तंभ लेख है वो बिहार से प्राप्त हुए हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। पहले की बात करें तो पहला है आपका लौरिया आर्यराज जो कि पूर्वी चंपारण में स्थित है। दूसरा है आपका लौरिया नंदनगढ़ जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है। और तीसरा हो जाता है आपका रामपुरवा स्तंभ लेख जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये तीनों के तीनों जो स्तंभ लेख है वह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये तीनों के तीनों बिहार में स्थित है और बीपीएससी के एग्ज़ाम में बिहार से ही पूछा जाता है। ठीक है, वही देखा जाए तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो अशोक के द्वारा बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कौन कौन सा? इसको भी आप याद रखिएगा। लोमस ऋषि पहले नंबर, और दूसरे की बात करें तो विश्व झोपड़ी, तीसरा की बात करो तो करण चौपर, और चौथा आपका सुदामा गुफा था। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आप लोग याद रख सकते हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।